Yes. Good evening. Good evening. Take your seat, please. सूरज परमार, थैंक यू आप पाली से हैं। जी मैम। आपने 2017 में बीएससी की है। जी 17 से अब तक क्या किया है आपने? जी मैम, मैं आरएएस की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ तब से। प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी सूरज का पर्यायवाची बताएं। जी मैम, सूरज का पर्यायवाची सूर्य, भास्कर, दिनाकर। आप पाली से हैं तो पाली में कौन सी भाषा बोली जाती है? जो बोली होती है ना, जी कौन सी बोली है? गोडवाड़ी बोली जाती है। गोडवाड़ी। गोडवाड़ी। आप जो बोलते हैं वही लैंग्वेज है? हाँ जी मैम, वही गोडवाड़ी लैंग्वेज है? भाषा। जी। तो उसी अपनी स्थानीय भाषा में अपना परिचय दें शॉर्ट में। મારું નામ પરમાર सूरज है। मैं ચામુંડેરી થી 10वीं कक्षा पास की दी है ने मारे 12वीं कक्षा सिरोही जिला थी पास की दी है पीसीएम संकाय में ने मैं बीएससी ग्रेजुएशन की दौर ने मैंने प्रेमचंद्री रचना पढ़नो और शतरंज खेलनो पसंद है। वेरी गुड, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। थैंक यू। अच्छा, पाली को कितने जिलों की सीमाएं छूती है? जी मैम, पाली जिले को 8 जिलों की सीमा छूती है। कौन कौन से हैं वो 8 जिले? जी मैम, नागौर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सॉरी मैम, सिरोही, जालोर और उदयपुर और राजसमंद। राजसमंद। जी मैम। अच्छा, ये पाली मारवाड़ का क्षेत्र जहाँ पर एक लोकगीत प्रचलित है। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, जी मैम। एजेंट को सिर काट दरवाजे पर टांकियो। ये घटना क्या है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जी मैम, 1857 की क्रांति के समय कुशाल सिंह चंपावत थे जो पाली के थे और उन्होंने आहुआ के जो ठाकुर थे और उन्होंने अंग्रेजी सेना के विरोध में विद्रोह किया था और उसके उनकी जो शौर्य जो वीरता थी उसके उपलक्ष्य में इनके ऊपर ये दोहा कहा गया। किसका सिर काटा था? मैम जो एजेंट थे मैक मैसन उनका। उनका। जी। अच्छा, आपने गाणेराव का नाम सुना है? जी मैम, घाणेराव का सुना। गाणेराव के पास ही कौन सा एक मंदिर प्रसिद्ध है? जी मैम, घाणेराव के पास में मैम एक नाडोल में आशापुरा का मंदिर भी है, वो प्रसिद्ध है और एक जैन तीर्थ है वो भी प्रसिद्ध है। जैन तीर्थ कौन सा है वही? जी मैम, मैम मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है महावीर जी का जैन मंदिर। वेरी गुड। अच्छा, रणकपुर मंदिर के बारे में सुना है? जी मैम। तो आप हम सबको यहाँ बैठे बैठे रणकपुर घुमा सकते हैं, वहाँ की विशेषता के बारे में जी मैम। बताएं। मैम वो रणकपुर जो एक जैन मंदिर है, दर्शनीय स्थल है और वो अपनी संगमरमर से पत्थरों से बना हुआ है और उसकी जो प्रमुख विशेषता है वो अपने स्तंभ की अधिकता के कारण इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। जो 1444 स्तंभ आए स्थित है उसमें और उसे चौमुखा मंदिर कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी एक स्थान पर अगर आप खड़े रहते हो तो चारों तरफ देखने पर सब जगह पे आदिनाथ की जो मूर्ति है वो आपको उसके दर्शन होते हैं और वहाँ पे एक जो पहाड़ीय दर्शनीय स्थल में स्थित है और वहाँ पे माद्री पर्वत की श्रृंखलाओं में ये स्थित है। अच्छा, इसके शिल्पी कौन थे? देपाक। देपाक। अच्छा, आप दर्रा जानते हैं? दर्रा क्या होता है? जी, नाल, जी दो मैम। पर्वतों के बीच का सकरा रास्ता। जी। कोई दर्रा फेमस है पाली में? जी मैम, जो देसूरी की नाल है वो फेमस है। इसके अलावा मैम कोई बात नहीं। जी मैम, आप हाँ ओके। हाँ, पाली में कौन कौन से स्थल ऐसे हैं जो दर्शनीय स्थल हैं? जी मैम, मैम सबसे पहले तो रणकपुर है, वो जैन तीर्थ के लिए काफ़ी फेमस है। उसके बाद परशुराम जी का जो मंदिर है वो फेमस है और उसके बाद का करेला जो गाँव है वहाँ पे एक दुल्ले शाह की जो दरगाह है वो काफ़ी फेमस है और उसके बाद पाली शहर के अंदर नौलखा मंदिर है वो भी काफ़ी फेमस है मैम। अच्छा, जवाई बांध के बारे में बताएं। जी मैम, जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर जिसे कहा जाता है और वह उसका निर्माण महाराजा उदय। पाली का सोजत प्रसिद्ध है। जी मैम। कौन सी विशेषता है सोजत में? मैम सोजत अपनी मेहंदी की जो विशेषता है जो विश्व विख्यात है, इस कारण से वो प्रसिद्ध है मेहंदी के लिए। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध जी। है। अच्छा, और कोई सा ऐसा शहर जो अपनी कोई खास बात के लिए जाना जाता है पाली में, जैसे फालना? जी मैम, फालना है तो फालना मैम औद्योगिक क्षेत्र के अंदर
एक तो क्षत्रियों के उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है, और उसके साथ ही फालना स्वर्ण मंदिर जहाँ पे बना हुआ है उस कारण से भी फेमस है। और वहाँ के एक कार्यकर्ता है, उन्होंने जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है एनजीओ के लिए उन्होंने कार्य किया था, और उन्होंने 5 करोड़ लगभग पौधे लगाने का अपने जीवन के अंदर क्या काफी नाम अच्छा है? कार्य। मैम सॉरी कोई बात नहीं। पाली किस संभाग के अंतर्गत आता है? जोधपुर संभाग में। कितने जिले हैं जोधपुर में? मैम 8 जिले। नाम बताएंगे? सॉरी मैम एग्जैक्ट 8 बता नहीं, लेकिन जोधपुर है, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही। जी मैम 6 जिले ही। अच्छा। सॉरी। सूरज, आपकी हॉबी है चेस खेलना, जी मैम। शतरंज खेलना। जी तो शतरंज और चेस के अलावा इसका पुराना नाम? मैम चतुरंग जिसे कहा जाता है प्राचीन भारत के अंदर। इसका चलन कब से है इतिहास में, कुछ जानकारी है? जी मैम शतरंज की जो शुरुआत हुई थी वो भारत के अंदर मानी जाती है, और इसमें कहा जाता है कि ये 6ठी शताब्दी के समय से इसका विकास हुआ था भारत के अंदर, उसे चतुरंग के रूप में जाना जाता था। अच्छा, इस खेल में मुखिया कौन होता है? मैम जो राजा होता है वो मुख्य होता है, और उसके अगर पराजय होने पर वो अच्छा, कितने कदम चलता है राजा? राजा मैम अपने चारों ओर एक एक कदम ही अधिकतम चल सकता है। चारों ओर मतलब दिशा फिक्स नहीं, चारों दिशाओं में चल आठों सकता है? दिशाओं में। अच्छा। जी मैम। और घोड़ा कितने कदम चलता है? घोड़ा मैम एल आकार में चलता है, अर्थात 2.5 कदम चलता है। 2.5 कदम जी। चलता है। और सबसे ताकतवर कौन है इसमें? मैम वजीर होता है, उन्हें ताकतवर माना जाता है अच्छा। सबसे ज़्यादा। अच्छा, शतरंज से संबंधित कोई प्रमुख खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने मैम। देश में नाम रोशन किया है, जी मैम। बताएं। जैसे कि विश्वनाथ आनंद जी है, कोनेरो हम्पी है, और मैनुअल एरोन है। उसके बाद जो अभी युवा खिलाड़ियों में विदित गुजराती है, प्रागनंदन है, प्रागनंदा, और डी गुकेश है, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा, शतरंज खेलते वक्त कोई फिजिकल एक्सरसाइज तो है नहीं, तो फिर ये ज़्यादा इम्पेक्ट कहाँ पड़ता है इस खेल का? मैम शतरंज एक बौद्धिक गेम है और मनोरंजन के साथ खेला जाता है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर एक आपकी जो प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हो उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चेस आपके काफ़ी फायदेमंद है। क्या ये खेल खेलने का शौक आपके प्रशासन में मदद करेगा? जी मैम बिल्कुल। किस प्रकार करेगा? जी मैम प्रशासन के अंदर जैसे हम देखें तो शतरंज है, जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रशासन के अंदर जो योजनाएं होती है उसका किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, वो आपको सिखाता है। उसके साथ ही शतरंज अपने आगे के भविष्य के जो प्लानिंग होती है उसके साथ ही अपने द्वारा की गई जो पीछे की गलतियाँ होती है उससे भी हमने सीखने को मिलता है कि हमने पूर्व में जो गलती की वो मैं आगे नहीं करूँ। उसके साथ हमें पेशेंस रखने की भी बात करता है, तो इस रूप में हम देखें तो शतरंज से काफ़ी सीख सकते हैं। वेरी गुड। पाली में कौन सी फसल प्रमुख है? मैम पाली जो जलवायु क्षेत्र है उस हिसाब से प्रमुख रूप से कुछ क्षेत्र में मक्का, और उसका जो पश्चिमी भाग वाला और दक्षिणी पश्चिमी वाला क्षेत्र है वहाँ पे मूंगफली और सरसों भी कुछ क्षेत्र में की अच्छा, जाती है। सुमेरपुर स्थान है ना, सुमेरपुर में किसकी मंडी है? जी मैम कृषि मंडी स्थित है, और वहाँ पे मतलब सभी फसलों के लिए वहाँ पे खरीद बिक्री की जाती है। आपकी जो हॉबी है वो एक शतरंज जी। खेलना, और दूसरी हॉबी क्या है? प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ना। प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ना। आप ये बताइए, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? होता है ना, जी आदिकाल एंड सो ऑन। जी जी हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, और क्या क्या है बताएंगे? हाँ आधुनिक आदिकाल और सॉरी सर 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। आदिकाल। आदिकाल को किसी अन्य राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? जी सर। वीरगाथा काल का नाम सुना है या जी। चारण काल का नाम सुना है? जी 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 सर। क्या है वीरगाथा काल या चारण? वीरगाथा काल इस समय जो आदिकाल था उसके समय जो रासो काव्य थे और इस प्रकार की जो वीरगाथा जो थी वो काफ़ी रचनाएं की गई थी, और इस परिप्रेक्ष्य में कुछ जो आलोचक जो समीक्षक थे उन्होंने इसे वीरगाथा काल भी कहा था। और चारण काल क्यों कहा जाता है इसे? माफी चारण चाहूंगा का सर। मतलब, चारण का तात्पर्य क्या होता है? सर चारण और भाट कवि जो होते थे उनके द्वारा इन रचनाओं का उल्लेख किया रचिता की गई थी, शायद इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता होगा। मुझे सर इसमें एग्जैक्ट आइडिया हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? इन सर, चारों कालों में से जी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जी सर, भक्ति काल को सर इसे स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है।
भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, जी कौन कौन से भाग हैं? जी सर, भक्ति काल को निर्गुण और सगुण के रूप में बांटा गया है। और उसमें सर फिर संत काव्य और सूफी काव्य धारा और निर्गुण के अंदर, और सगुण के अंदर सर कृष्ण काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के जो हस्ताक्षर कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं, क्या है, कौन है? सूरदास जी है। सूरदास जी। सूरदास जी कहाँ के रहने वाले थे? सॉरी सर, यूपी में, बट एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे। सूरदास जी ने किसका वर्णन किया है? सूरदास जी ने जो कृष्ण भगवान थे उनके जो वात्सल्य रूप था उसके तो बारे में। कृष्ण भगवान कहाँ के थे? ब्रज के थे, ब्रज? मथुरा। मथुरा के थे। जी तो सूरदास जी कहाँ के थे? सर मुझे आइडिया नहीं, अगर वहाँ के होंगे सर। अच्छा, जो राम भक्ति है, जी, इसके जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो कौन हैं सबसे? तुलसीदास जी है। इनकी प्रमुख रचना, जिसे भारत का बाइबल कहा जाता है, क्या है? इसे रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। जी। रामचरितमानस की कोई चौपाई या दोहा आता है आपको? रामचरितमानस का पाठ होता है, आप जी। सुने होंगे, 24 घंटे का होता है, अनवरत पाठ, जिसे अखंड पाठ कहा जाता है। जी सर। अच्छा, आप मुंशी प्रेमचंद कहाँ के रहने वाले थे? ये लहमी गांव था यूपी के अंदर, वहाँ के रहने वाले थे। जिला बनारस, नाम सुने हैं? बनारस। जी अच्छा, ये बताइए, मुंशी प्रेमचंद की आपने बहुत सी रचनाएं पढ़ी हैं, जी कहानियां पढ़ी हैं या उपन्यास पढ़े हैं? सर, कहानियाँ भी पढ़ी और उनके उपन्यास भी पढ़ी है। कौन सा उपन्यास पढ़े हैं? सर जैसे कि उनका जो निर्मला है वो उपन्यास पढ़ा हुआ है, और गोदान उपन्यास पढ़ा हुआ है। गोदान आपने पढ़ा है? जी, कितनी बार पढ़ा है? मैंने सर इसको 3 बार एग्जैक्ट पढ़ा हुआ है। गोदान में एक पात्र है मिस्टर मेहता, जी नाम सुने? जी सर। मिस्टर मेहता, और एक पात्र है मालती। जी मैम। जी सर। मालती से मिस्टर मेहता कहते हैं कि स्त्री, अगर पुरुषों के अंदर स्त्री के लक्षण आ जाएं, गुण आ जाएं, तो वो महान बन जाता है, लेकिन अगर स्त्रियों के अंदर पुरुषों के गुण आ जाएं तो वो उल्टा हो जाती है। यहाँ पे किन गुणों की बात कर रहे हैं? आपको ये याद आ रहा है ये प्रसंग कि नहीं याद आ रहा है? कब पढ़ा था गोदान आपने? सर मैंने कुछ समय हो गया सर, आई थिंक 6-7 महीने हुए। और लेकिन मुझे सर मैंने 6-7 पढ़ा साल हुआ हो है। गए। नहीं सर, महीने। आपको 6-7 महीने हुए जी। हैं और मुझे 6-7 साल हो गए हैं। जी सॉरी सर, इस यानी प्रश्न के बारे में मुझे पता नहीं। ठीक है, प्रसंग नहीं पता होगा, लेकिन आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ गेस लगा सकते हैं कि वो किन गुणों की बात कर रहे होंगे, कि स्त्री के वो गुण अगर पुरुषों में आ जाएं तो वो महान हो जाता है, और अगर पुरुष के कुछ गुण स्त्रियों में चले जाएं तो वो उल्टा हो जाती है। जी सर, जहाँ तक मेहता जी उनकी बात है तो वो जो मिस्टर मालती थी, उनका जो व्यवसाय करने का जो उन्होंने निर्णय लिया था कि वो डॉक्टरी वगैरह करेगी, उस संबंध में अगर हो सकता है, लेकिन सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। स्त्रियों के जो मूलभूत गुण माने गए हैं वो क्या माने गए हैं? जी, जैसा कि हमारे समाज के अंदर जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है उसके आधार पर स्त्रियों को एक सुशील गुण के रूप में, एक त्याग की भावना होती है उस रूप में माना जाता है कि महिलाएं होती है वो सुशील होगी, त्याग की भावना होगी उसमें, और इस रूप में हम मानते हैं। यदि वो उससे कुछ प्रखर करके, कुछ भिन्न करके अगर वो समाज के अंदर कुछ बेहतर करना चाहती है या समाज की रूढ़ियों का कुछ विरोध करती है तो उस रूप में उसका समाज विरोध करता है। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन था जिसे वो पूरा नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई, और उनके लड़के अमृत राय ने उसको पूरा किया था? जी सर, उसका नाम सर मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र था, वेरी गुड। अब आ जाइए, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी? जी सर, मुख्य रूप से जो उनकी सदगति और उसकी रात है, कफन सबसे सर बढ़िया कहानी। कफन सबसे अच्छी लगी? जी। कफन में सबसे अच्छा क्या लगा था आपको? सर जो उनका जो अपने समाज के प्रति जो नज़रिया है उनको लिखने का, कि किस प्रकार जो गीशु और माधव होते हैं वो अपनी अक्रमणता के दोष में जो समाज की जो व्यथा होती है, धार्मिक आडंबर होता है, और समाज की जो कुरीतियाँ होती है उसको भी उजागर करने का प्रयास करते हैं उस रूप में। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है मंत्र, आपने पढ़ी है? जी सर। नमक का दरोगा पढ़ी है? जी। नमक का दरोगा पढ़ी? नमक के दरोगा में एक जगह जो नमक के दरोगा होते हैं, जी। ठीक है, उनके पिताजी जब वो जा रहे होते हैं, जैसे आपकी जॉब लग गई जी। तो आपके पिताजी आपको कुछ अपने जीवन का सूत्र वाक्य देते हैं। वो सूत्र वाक्य ये है, उसके पिताजी कहते हैं, दरोगा के पिताजी, कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है और ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है, जब चाहो तब अपना प्यास बुझा सकते हो। जी। तो आप भी इस सिद्धांत में विश्वास करते हो? नहीं सर, क्योंकि जो ये सिद्धांत इन्होंने बताया वो तात्कालिक समय में जो भ्रष्टाचार, जो अब वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार की जो
लोगों में प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रशासन के अंदर भी देखते हैं, तो मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर वो जो वेतन है वो अपने आप में भी अगर हम माने तो काफ़ी है, ठीक। वो भी उसको हम कम बात कर करते हैं वैक्सीन, टीकाकरण, ये होता क्या है टीकाकरण? सकते। जी मैम, टीकाकरण एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें टीके के अंदर जो अलग अलग प्रकार के टीके होते हैं मैम, जैसे कि RNA बेस्ड टीकाकरण होता है, या फिर जो मृत जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उस आधार पर टीके निर्माण किए जाते हैं और उनको शरीर के अंदर प्रविष्ट कराकर जो एंटीबॉडी होती है उसका डेवलपमेंट किया जाता है उस आधार पर। आजकल एक वर्ड सुनने में आता है हर्ड इम्यूनिटी, जी क्या है ये? जी मैम, हर्ड इम्यूनिटी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो उसकी अधिकतम जनसंख्या होती है, लगभग जिसका आंकड़ा ऐसा वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 70% से अधिक लोगों के अंदर अगर वायरस वो एक बार फैल जाता है तो उसके अंदर स्वतः ही शरीर के अंदर एक बार इम्यूनिटी बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये जो इस प्रकार की इम्यूनिटी जो बन जाती है उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, और उसके फैलने का जो बाद में जो फैलने की जो दर होती है वो काफ़ी कम हो जाती तो है। ये हर्ड इम्यूनिटी से महामारी फैलने की दर किस प्रकार कम हो जाएगी? जी मैम, जैसे अगर जैसे कि भारत के क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र में अगर लोग हैं वो अगर महामारी से अगर एक बार किसी न किसी रूप में अगर वो प्रभावित हो जाते हैं या उन्हें कोरोना वायरस हो जाता है, तो उसके शरीर में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे शरीर के अंदर उसके प्रति एक एंटीबॉडी बना देगा, और अगर एंटीबॉडी बना देगा तो भविष्य के अंदर अगर वापस से कोरोना वायरस होगा तो उसकी जो दर होती है वो कम हो जाएगी। तो वैक्सीन की भी ज़रूरत अगर नहीं होती है तो हम नहीं लेते तो भी चलता। जैसे कोई महामारी फैल रही है तो आपने जैसा अभी बोला कि पासपोर्ट मिल गया, जी इंटरनेशनल भी चली गई वो, इसलिए वो महामारी बन गई। तो क्या जब वो पूरी दुनिया में फैल रही है तो क्या महामारी का उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जलवायु भी उस पर कुछ असर डालती है? मैम, अगर वैज्ञानिक आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है तो कुछ क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि आरंभिक स्तर पर देखा गया था कि कई की जो जलवायु परिस्थितियाँ होती है, कोई आर्द्र परिस्थितियाँ होती है, या फिर हमारे भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र हम देखते हैं जैसे कि महाराष्ट्र वाला इलाका और केरल, तमिलनाडु उस साइड का, तो वहाँ पे इम्यूनिटी जो आर्द्रता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उस कारण से जो बीमारियाँ होती है, जो दैनिक बीमारी जैसे कि सर्दी बुखार, वो लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। उस कारण से हम देखते हैं कि जलवायु का भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। स्थानिक बीमारियों पर तो जलवायु का असर पड़ता है, पर जी। क्या महामारी जी मैम, जो पूरे विश्व में फैली हुई है उस पर भी असर आता है? मैम इस संदर्भ में मुझे आइडिया नहीं है। आप आपकी कोई 2 वीकनेस और 2 स्ट्रेंथ बताइए मुझे। जी मैम, पहली वीकनेस तो मेरी ये है कि मैं चाहकर भी मतलब डाइट कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन डाइट कंट्रोल नहीं कर पाता, तो खाने के मामले में मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। और उसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कलात्मक यानी कुछ करूँ, जैसे कि मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ इस रूप में। और कभी कभी मैं अपना खुद का आत्ममूल्यांकन काफ़ी अधिक कर लेता हूँ, जिस कारण से मैं खुद कभी जो मेरा कॉन्फिडेंस होता है वो कभी कभी लो हो जाता है। तो उस क्षेत्र के पर अंदर ये सारी वीकनेस तो प्रशासन में आपको नेगेटिव वो देंगी, फिर आप कैसे हैंडल करेंगे आपकी जॉब को, आपकी पोस्ट को? जी मैम, अगर वो मेरी डाइट वाली प्रॉब्लम है तो वो तो मैं इसे कंट्रोल कर भी सकता हूँ। यदि मुझे प्रशासन के अंदर जाना है तो मैं हेल्दी डाइट होती है उसको फॉलो कर सकता हूँ। और कलात्मक अभिमुखी है तो मैं अगर वो अच्छा नहीं कर सकता तो मैं साहित्य के अंदर कुछ अच्छा पढ़ने का आपने प्रयास अभी करूँगा। लगाया अगर मुझे प्रशासन के अंदर जाना है, मतलब आपको अभी भी शंका है इस चीज में कि आपको प्रशासन के अंदर जाना है? नहीं, आज यहाँ बैठे हुए आप आरपीएससी का इंटरव्यू देते टाइम भी क्या आपके दिमाग में ये शंका अभी भी मौजूद है कि आपको प्रशासन के अंदर जाना है? अगर सॉरी मैम, मैं अगर माफ़ी चाहूँगा मैम, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं इसके अंदर जाऊँ और मैं इसके लिए अपना बेहतर प्रयास करूँगा। बेहतर प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगे जी। और आपकी हॉबी भी चेस खेलना होगी तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। जी आपने योग को पढ़ा है, इसमें योग का क्या महत्व है? इसका ये मतलब हुआ कि आप केवल थ्योरी पे बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल करने में, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में बिलीव नहीं करते। मैम, आपने जी मेंस में जी। योग एक पेपर में पढ़ा है, जी मैम। क्या आप वो योग करते हैं? मैम मैं इतना नहीं करता हूँ, जैसे कि जो भ्रामरी हो गई
और जो अनुलोम विलोम हो गया उनको ज़्यादा मैं तो मतलब आप morning में थ्योरी करता हूँ। पढ़ते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते चीजों का, तो मैं तो ये भी मान सकती हूँ कि आप मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सब जो है इनको भी हो सकता है इम्प्लीमेंट ना करें। मैम मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं इनको इम्प्लीमेंट ढंग से करूँ और जो इनके मूल्य है उनको मैं आत्मसात करूँगा। थैंक यू। खाने का बहुत शौक है, क्या खाते हो? मैम जो अपना जो देसी जो व्यंजन होते हैं उसका मुझे काफ़ी जैसे? शौक है। जैसे कि हमारा डच सर मैम गुजराती का है, तो वहाँ पे जो दाल ढोकला होते हैं उस टाइप के जो व्यंजन होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, उस कारण से थोड़ा वेट। अच्छा, आपने किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं की कभी? नहीं मैम, फिलहाल तो अभी तक तो नहीं। फिलहाल नहीं की, जी आगे करेंगे? मैम, यदि मेरा इसमें हो जाता है तो अगर मैं उच्च पद के लिए अगर ट्राई करूँगा तो यूपीएससी को अगर प्रेफर करता हूँ अच्छा, आपने बीएससी सिरोही से किया है। तो। जी सिरोही में माउंट आबू नाम सुना है? जी मैम। सर्वाधिक बारिश होती है यहाँ पे, जी क्या कारण है? मैम, उसका एक तो भौगोलिक क्षेत्र है, वो काफ़ी यानी ऊंचावच के अंदर आया हुआ है, तो उस कारण से वहाँ पे पर्वतीय इलाका है और उस वजह से वहाँ पे वर्षा की अधिकता पाई जाती है। कितने सेंटीमीटर बारिश होती है? वहाँ पे जाऊँगा मैम, लगभग एग्जैक्ट आइडिया नहीं है बट 120 से अधिकतम होती है। अच्छा, चलिए, थैंक यू सूरज, विश यू ऑल द बेस्ट।